आधा साल बीत चुका है और ऐसे में हम बाजार को अपने शिखर पर जाते हुए देख भी रहे हैं। तो ऐसे में क्या हाफ ईयरली कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, कुछ बदलाव पोर्टफोलियो में करने चाहिए, पोर्टफोलियो रिव्यू रिबैलेंस करने का ये क्या सही समय है और कहां पर निवेश के मौके बनेंगे? मैं फिरोज आपसे सबसे पहले जानना चाहती हूं कि बाजार तो एकदम बहुत ही धमाकेदार मूड में है, बहुत ही जबरदस्त लेवल्स बाजार के देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल जो ये बाजार एट लाइफ हाई है इस बार का, इसमें क्या खासियत है आपकी नजर में? नमस्कार स्वाति जी। आई थिंक देखिए, हमेशा सिचुएशन का आउटपुट सिमिलर रह सकता है बट इनपुट काफी अलग हो सकते हैं। आज इस बार की जो मार्केट की शिखर पे पहुंची है मार्केट, 1.5 साल की टाइम करेक्शन के बाद पहुंची। अक्टूबर 2021 में भी 18,500 की लेवल थी जो हम 8-10 दिन के पहले उसी लेवल पे थे। तो 1.5 साल की टाइम करेक्शन में निफ्टी की अर्निंग्स ही 1,000 रुपए ऐड हो चुकी हैं निफ्टी में, बुक वैल्यू में। ऑफ कोर्स डिविडेंड्स पे हुए हैं 1.5% के, दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो अर्निंग्स ग्रोथ लास्ट ईयर भी निकल के आई है 815 रुपए, अगर वो एक्सिस बैंक का, हम सिटी बैंक का जो कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस उन्होंने लिया था उसका वन टाइम उन्होंने राइट ऑफ किया, उसको हटा दें तो 840 की निफ्टी की अर्निंग आती है, 835 और 840 के बीच में, which I think is great earnings for the last financial year। इस साल की उम्मीद भी 936 की निफ्टी की अर्निंग्स की उम्मीद है। तो अगर ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली होती तो मुझे बड़ा भय लगता कि भाई अर्निंग्स तो आई नहीं और मार्केट में जो पैसा आया एक्स्ट्रा उसकी वजह से मार्केट नई शिखर पे पहुंच चुकी है। सो टाइम करेक्शन इज वन कंफर्टिंग फैक्टर। सेकंड, इट्स बैक्ड बाय अर्निंग्स। 832 की अर्निंग थी, उसके बाद 772 हुई, 840 और अब हो गई 936 की उम्मीद है इस फाइनेंशियल ईयर की। सो इट्स बैक्ड बाय अर्निंग्स, कॉर्पोरेट अर्निंग्स। हम अगर समझे इस पूरे ट्रेंड को फिरोज, तो ये जानना और समझना बेहद जरूरी है कि जो बाजार में ट्रेंड रहा है रिटर्न का, वो कैसा रहा है। मतलब एक वो निवेशक जो बाजार के पीक में निवेश करते हैं, एक वो निवेशक जो बाजार में गिरावट का फायदा लेते हैं, उनका ट्रेंड, और दूसरा जो चाहे बाजार पीक पे है चाहे बाजार बॉटम में है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर चल रहे हैं और एसआईपी कर रहे हैं। इन तीनों ही निवेशकों की जो स्ट्रैटेजी है उनमें कितना अंतर है और अलग अलग मार्केट साइकिल में उनके रिटर्न पर, उनके निवेश पर कितना फर्क पड़ता है? देखिए स्वाति जी, जो ये तीन इन्वेस्टरों की बात की आपने, उसमें हर इन्वेस्टर के पास शायद थोड़ा लमसम हो और थोड़ा एसआईपी हो, तो काफी इंटरसेक्शन भी हो सकता है इन तीन कैटेगरीज में। तो मैं एक एक करके बताता हूं आपको। अगर जो मार्केट की शिखर पे अगर कोई इन्वेस्ट करते हैं, लमसम इन्वेस्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी रिटर्न्स कम होंगी, क्योंकि मार्केट एक सिक्लिकल एनिमल है। वो ऊपर जाती है फिर नीचे भी जाती है हर साल। लास्ट 20 सालों की, अगर हमने 21 सालों की डेटा देखी 2021 तक, तो हर साल पीक से ट्रफ ऑलमोस्ट 14.5% की एवरेज गिरावट आई है। अगर हम कोविड और जीएफसी का साल छोड़ दें, उसके बावजूद नॉर्मल ईयर में एवरेज 14.5% की गिरावट आई। तो अगर कोई शिखर पे इन्वेस्ट करेगा हमेशा, अगर उसको पता है, तो उनकी रिटर्न तो बनेगी नहीं, क्योंकि एवरेज रिटर्न ही निफ्टी की 25-30 सालों की 14% की है और एवरेज फॉल भी 14% की है इस सेंचुरी में। तो जाहिर सी बात है काफी रिटर्न डिफरेंशियल हो सकता है अगर आप सिर्फ पीक्स को पकड़ पकड़ के इन्वेस्ट करें तो। बट लमसम इन्वेस्टमेंट्स गिरावट पे करनी चाहिए, बट ज्यादा लोग कर नहीं पाते। दैट्स कैटेगरी 2। कहते जरूर हैं कि मैं जब मार्केट गिरेगी तो इन्वेस्ट करूंगा। जो आदमी कैश लेके बैठा होता है 19,000 की लेवल पे, जब 17 जाती है तो उसको और भय लगता है कि 16 पे चली जाएगी। तो मैंने कम ही लोग देखे हैं जो पैसे लेके वेट करते हैं, जब मार्केट गिर जाती है तो उनमें हिम्मत नहीं होती, क्योंकि आस पड़ोस के लोग बोल रहे होते हैं कि निफ्टी 14,000 चली जाएगी, तो फिर वो रह जाते हैं वापिस। किताबी बात है कि मैं नीचे पे इन्वेस्ट कर लूंगा, तो बट हमेशा ये जरूर करें कि जब गिरे तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पैसे पड़े हो वो जरूर डाल दें। ऐसे नहीं कि वेट करते रहें, बट आप जब गिरती है आपके पास 5 से 8 लाख, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए बैंक अकाउंट में पड़े हो, तो उसको जरूर डाल दें जब भी एक 5-7% की गिरावट मिले आपको पीक से। सो दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी। पॉइंट 3, एसआईपी वाले को तो फर्क नहीं पड़ता, ये भी नहीं बोल सकता, फर्क पॉजिटिव पड़ता है। ऐसा भी नहीं है, उसके लिए तो जितनी वॉलेटिलिटी उतना अच्छा। जब 19,400 पे 19,300 से वापस 19,000 जाए तो बहुत अच्छा है उसके लिए, क्योंकि अगली किस्तों में सस्ते दामों पे यूनिट्स मिलेंगी। ऊपर जाए तो अच्छा है, जो खरीद चुके हो उसमें बढ़त मिलेगी।
सो चित भी आपकी है, पट भी आपका है, तो मोर द वॉलेटिलिटी, मोर द डिफरेंस इन द रिटर्न ऑफ एसआईपी एंड लमसम। तो एसआईपी वाले को तो खुश होना चाहिए, जितनी उतार चढ़ाव उठा पटक हो तो उनको फायदा होगा। तो एसआईपी जारी रखनी चाहिए और स्टेप अप करनी चाहिए अपने आई के हिसाब से, ना कि मार्केट के हिसाब से। फिरोज, कई निवेशक जो है वो हमें पिछले काफी दिनों से जानना चाह रहे हैं और समझना चाह रहे हैं कि बाजार जब एक अच्छे लेवल्स पर है तो कौन से सेक्टर्स हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छे इस वक्त लग रहे हैं, जिनमें हम साल के जो बाकी बचे हुए दिन हैं उनमें मोमेंटम का फायदा उठा सकते हैं। स्वाति जी देखिए, पहले सेक्टर पे पहुंचने से पहले ना इन्वेस्टर को सेगमेंट्स की चॉइस करनी चाहिए। देखो, सेक्टर की चॉइस फंड मैनेजर को करने देनी चाहिए आइडियली, मेरे हिसाब से इन्वेस्टर को, और उसमें नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि डिवर्सिफाइड इक्विटी में भी वही सेक्टर होते हैं। जब मुझे लगता है कि लोग सेक्टर फंड खरीदने जाते हैं, जैसे आईटी सेक्टर बड़ा चला हुआ था 1.5 साल पहले, तो लोगों ने टेक्नोलॉजी फंड्स बहुत सारे यूनिकली खरीद लिए। बट वो जो डिवर्सिफाइड फंड मैनेजर है उसको भी तो पता है कि टेक्नोलॉजी अच्छा करेगी, तो वो खुद भी क्यों कर रहा था। तो अब टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं की, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन आया, तो बहुत नुकसान हुआ लोगों का। वो इतना दिखा नहीं क्योंकि इतनी भारी भरकम में परचेज नहीं हुई थी, बट ये काफी पोर्टफोलियोज में देखने को मिलता है जब व्यूअर क्वेरीज आती हैं आपके पास भी। सो पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि सेक्टर्स मेरे हिसाब से गैस एंड मेटल्स, ऑयल एंड गैस एंड मेटल्स बहुत अच्छे सेक्टर्स हैं। आई थिंक ऑटो एंड कैपिटल गुड्स एंड बैंकिंग, ये सेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। ये 5 सेक्टर्स में मेरे हिसाब से अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से वैल्यूएशंस काफी अच्छी दिख रही हैं। अब ये जाहिर सी बात है, अगर मुझे पता है तो फंड मैनेजर को भी पता है, आपको पता है तो फंड मैनेजर को भी पता है, वो भी अपने पोर्टफोलियो को यही स्क्यू कर रहे होंगे। अगर आप अलग से एक सेक्टर फंड खरीद लेंगे तो वही चीज 2 बार हो रही है, और आपका पोर्टफोलियो में रिस्क मैनेज करना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। रिटर्न की तो सिर्फ इंसान प्रार्थना कर सकता है, इसीलिए उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न कहते हैं। रिस्क एक ही चीज है जिसको मैनेज कर सकते हैं, इसीलिए उसको रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। कोई भी फाइनेंस की किताब में रिस्क, एक्सपेक्टेड रिस्क और रिटर्न मैनेजमेंट नहीं कहते। सो मैं ये कहूंगा कि सेक्टर्स जान लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्वाति जी आपने कहा। बट सेगमेंट्स में, अगर हम सेगमेंट्स की बात करें, लार्ज, मिड एंड स्मॉल, हमारे हिसाब से हम एक फ्रॉथ कंप्यूट करते हैं जिसमें कितनी ओवर वैल्यूएशन है मार्केट में या कितनी अंडर वैल्यूएशन है, वो हमारा एक प्रोप्राइटरी मॉडल है। हमारे हिसाब से निफ्टी 2-3% से ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, क्योंकि 936 रुपए की अर्निंग्स और 19,000 की लेवल, 19,300 की लेवल, 20 की पीई होती है 20 टाइम्स, विच इज नॉट एक्सट्रीमली ओवर वैल्यू। बट मिड कैप भी ठीक है, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। स्मॉल कैप काफी अंडर वैल्यूड है, हमारे हिसाब से स्मॉल कैप 30% अंडर वैल्यूड है फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पी, विच इज सिंपलिस्टिकली अराइव्ड एट। तो ये सेगमेंट्स में स्मॉल कैप सेगमेंट ज्यादा पोटेंशियल दिखाता है, और इंडिया एक बहुत अच्छी ग्रोथ स्टोरी है। कोरिया इमर्जिंग मार्केट से होके डेवलप मार्केट होने वाला है, तो उसमें से जो पैसा निकलेगा वो इंडिया में काफी आने की गुंजाइश है। इसीलिए लास्ट 10-15 दिनों की जो अपटिक आई है, रेटिंग अपग्रेड और कोरिया की जो एग्जिट्स होने वाली हैं इमर्जिंग मार्केट से डेवलप मार्केट होने वाली है, उसका जो पैसा इंडिया में आने वाला है, उस उम्मीद पे मार्केट रैली कर रही है। ये मेरी इनिशियल एनालिसिस है। शुरुआत में मैंने कहा था कि आधा साल निकल गया है, आधा साल है बाकी। तो यूजुअली कहा जाता है कि पोर्टफोलियो को आपको रिव्यू और रीबैलेंस साल में 1 या 2 बार करना चाहिए। हम तो साल के मिड में भी हैं और एट लाइफ हाई भी हैं। तो क्या पोर्टफोलियो रिव्यू और रीबैलेंस करने का ये सही समय है? और पोर्टफोलियो लेवल पर जो एलोकेशन जिनका बदल गया है, उसको वापस लाने के लिए क्या करें? कमानी ने कुछ कैटेगरीज बताई जिसपे निवेश अभी करना सही है, पर वो जो वैल्यूएशन बदलने से एलोकेशन बिगड़ा है या बदला है, उसको वापस लाने का क्या कोई थंब रूल? यस स्वाति जी, मेरे हिसाब से एसेट एलोकेशन, अगर आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो 60-70% इक्विटी ना हो, तो वो एक बहुत बड़ी दुखद बात होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि जो रिस्क है वो रिस्क ऑटोमेटिकली मिटिगेट हो जाता है। देखो, एक जख्म होता है तो ऑटोमेटिकली भर जाता है, अब कैंसर ऑटोमेटिकली नहीं भरता है, बट ये जख्म है, मार्केट के जो उतार चढ़ाव है वो जख्म है, वो खुद से वक्त से भर जाते हैं। तो अगर आपके पास 7 साल था इस सेंचुरी में, अगर आपने सेंसेक्स में इन्वेस्ट किया होता कोई भी दिन पे, और 7 साल बाद निकाला होता, तो लॉस नहीं हो सकता। तो हमारा एज इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स, हमारा ये काम है कि लोगों को मनाएं कि 7 साल आंखें बंद करके इन्वेस्ट करो और ज्यादा भावुक मत हो।
तो मेरे हिसाब से 60-70% अगर आपका लॉन्ग टर्म पैसा इक्विटी में ना हो, तो आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। और ये हालत है पूरे इंडिया के हाउस होल्ड्स की। इंडिया के हाउस होल्ड्स के 170 लाख करोड़ में से इक्विटी म्यूचुअल फंड की एसेट सेविंग बैंक अकाउंट से कम है। ये बहुत बहुत हमारे लिए बहुत शॉकिंग न्यूज है जब हमने एनालिसिस की। सो पॉइंट वन, एसेट एलोकेशन 60-70%, इक्विटी पॉइंट वन। पॉइंट टू, डेट में भी रखें क्योंकि डेट में 7% की आज तो जीसेक मिल रही है, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के तौर पे मेरे हिसाब से नहीं रखना चाहिए। गोल्ड डेफिनेटली रख सकते हैं, गोल्ड पीक पे नहीं है इंडियन रुपी में। सो 10% गोल्ड, 20% to 30% डेट, एंड बाकी 60% इक्विटी में होना जरूरी है। दैट्स पॉइंट वन। कमिंग टू रीबैलेंसिंग स्वाति जी, क्योंकि मार्केट के प्राइसेस चेंज होते हैं, डेट के तो इतने नहीं होते हैं, इक्विटी के होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर मार्केट 2500 पॉइंट ऊपर आ चुकी है इस साल के मार्च के लोज से, तो 2500 पॉइंट में 15% का इजाफा निफ्टी में हो गया अप्रोक्सीमेटली, तो आपकी जो 60% की इक्विटी होगी वो बढ़ के 70 हो गई होगी, डेट कम हो गया होगा, तो उसको रीबैलेंस करके वापस 60 पे ले आए। तो उससे जो कमाइनी जी ने भी कहा, तो एक रीबैलेंसिंग प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाएगी, और सेक्टर फंड्स जैसे उन्होंने कहा बिल्कुल हाथ नहीं लगाने चाहिए। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वो ज्यादा मेहनत है और ऐसी कोई रिटर्न नहीं मिलेगी। ऑफ कोर्स इन्वेस्टिंग थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बट द जॉब ऑफ मनी मैनेजमेंट इज नॉट टू एंटरटेन योरसेल्फ। सो सेक्टर फंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओके, और फॉर न्यू इन्वेस्टर्स फिरोज, अभी क्योंकि मौके काफ़ी अच्छे हैं, तो अभी तुरंत आप न्यू इन्वेस्टर को सजेस्ट करेंगे कि वो बाजार में आए, और अगर आए तो पैसे कैसे लगाएं और कहाँ? अगर न्यू इन्वेस्टर है तो जाहिर सी बात है बहुत पैसा शायद साइडलाइन में ना हो, अनलेस कोई रिटायर करते हैं तो बहुत पैसा एक साथ आता है। तो एसआईपी तो सबको करनी ही करनी चाहिए। आई थिंक उसमें जो डिसिप्लिन आएगा, उसकी वजह से जो पैसे आपके बिना विदाउट गेटिंग नोटिस इन्वेस्ट हो जाते हैं। किसी की अगर 2000 रुपए की एसआईपी चल रही है, उनको पता भी नहीं लगता कि अपने बैंक अकाउंट से कब निकल गया। तो न्यू इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली एसआईपी चालू करनी चाहिए। पहला इन्वेस्टमेंट हमेशा एसआईपी रखें। पहले टेस्ट वाटर्स, पहले समझिए म्यूचुअल फंड क्या होता है, और फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करते रहिएगा। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एंड गिवन द मार्केट लेवल, आई थिंक अगर नया निवेशक आएगा, उनकी समझ कम है, तो ऐसा नहीं हो कि वो लमसम करें और 18,000 के लेवल पे वो मायूस होकर फिर हमेशा के लिए इक्विटी से परे हो जाए। सो एसआईपी वुड बी द एकमात्र साधन फॉर अ न्यू इन्वेस्टर। एंड साल भर में फिर लमसम जब सीख लिए यूनिट्स कैसे आते हैं, म्यूचुअल फंड कैसे खरीदे जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस कितनी बोरिंग सी होती है, ऐसा नहीं होता कि एक दिन में 10% चले जाते हैं, कभी नहीं होता है। स्टॉकों में हो सकता है। सो आई थिंक यू हैव टू टेस्ट वाटर्स। सो एसआईपी एक बहुत अच्छा माध्यम है, और एसआईपी में भी फ्लेक्सी कैप फंड से चालू करें। अगर एक ही में पैसा हो, तो अगर आपके पास दो स्कीम्स के पैसे हैं तो मल्टी कैप में करें, ये दो स्कीम्स से इक्विटी चालू करें। और जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके ऑलरेडी ईपीएफओ में होते हैं, पीपीएफ में होते हैं, वो काफी है। इक्विटीज को ओवरवेट करने की कोशिश करें एसआईपी के माध्यम से।